फिर नौ पाषाण काल की बात करते हैं तो 7000 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा, नौ पाषाण काल का समय जो 7000 से 2000 ईसा पूर्व होता है। ठीक है, लेकिन आप जान लें कि विश्व के संदर्भ में अगर लिखा जाएगा कि विश्व के संदर्भ में नौ पाषाण, विश्व के संदर्भ में नौ पाषाण काल का समय क्या है। तो विश्व के संदर्भ में शुरुआत होती है 9000 से। ध्यान रखिएगा, अगर विश्व के संदर्भ में नौ पाषाण काल की जो शुरुआत होती है 9000 से, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर आता है, भारत के संदर्भ में, ठीक है, अगर आता है भारत के संदर्भ की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में नौ पाषाण काल का समय भारत के संदर्भ में नौ पाषाण काल का जो समय है क्या लगाना है, इसका कब से शुरू होता है, 7000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि विश्व के संदर्भ में नौ पाषाण काल की शुरुआत कब से होती है, तो आप कहना, आप लिखना उसमें आंसर 9000, भले चाहे 7000 दिया हो। अगर विश्व की बात आगे आती है, विश्व की बात अगर आती है तो आपको ये लगाना है, समझ रहे हैं। और अगर भारत की बात आती है तो आपको ये लगाना है। ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में 7000, विश्व के संदर्भ में 9000। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नौ पाषाण की उपलब्धियां क्या क्या है। नौ पाषाण काल की उपलब्धियां, क्या उपलब्धियां हैं इसकी, आइए देखते हैं इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। नंबर 1, नौ पाषाण काल की सबसे पहली उपलब्धि है कि सबसे पहली ये है कि स्थिर ग्राम जीवन का विकास है। स्थिर ग्राम जीवन का विकास है ना, यानी एक शब्दों में कहें कि बस्ती का बनना। पहली बार बस्ती कब से बनना शुरू हुई, तो आप यही कहोगे नौ पाषाण काल से। है नौ पाषाण, बस्ती कब से शुरू होती, नौ पाषाण काल से। तो मैंने कहा स्थिर ग्राम जीवन का विकास। स्थिर का मतलब होता है, मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। एक स्थान पर लंबे समय तक वो नहीं रुकता था। लेकिन जब नौ पाषाण काल में आते हैं तो मानव क्या है, रुकने लगा। तो क्या करने लगा कि वो अपनी झोपड़ी बनाने लगा। झोपड़ी बनाने लगा तो परिवार बना, फिर एक परिवार से दूसरा परिवार बना, झोपड़ी बनी। इस तरह से कई परिवार बनते गए और झोपड़ियां बनती चली गई। और जब कई झोपड़ियां, या ऐसे समझ लें कि जब कई मकान बन जाते हैं तो एक बस्ती बन जाती है। तो इसी तरीके से सबसे पहली बार हिंदुस्तान में, भारत में जो बस्ती बनी है वो कब से बनी है, तो आप यही कहोगे कि सबसे पहले जो बस्ती बनी है वो नौ पाषाण काल से बनी है। बताएंगे कौन सी बस्ती है। ठीक है, तो इसके क्या हुआ, स्थिर ग्राम जीवन का विकास हुआ है। दूसरी उपलब्धि इसकी क्या है, इसकी दूसरी उपलब्धि है खेती की शुरुआत। खेती की शुरुआत, ठीक है, इसकी क्या है दूसरी उपलब्धि, वो है खेती की शुरुआत। समझ है, खेती की शुरुआत है। और खेती की शुरुआत में क्या है, कृषि है। यानी खेती कह लें या कृषि कह लें, तो सबसे पहले कृषि यानी खेती की शुरुआत कब से होती है, तो आप यही कहोगे कि नौ पाषाण काल से होती है। ठीक है, तो दूसरा उपलब्धि ये। तीसरी उपलब्धि क्या है, तीसरी उपलब्धि इसकी जो है वो कौन सी है, ध्यान रखिएगा। तीसरी इसकी उपलब्धि है
पशुओं का प्रयोग क्या है? पशुओं का उपयोग, प्रयोग नहीं कहेंगे, उपयोग, पशुओं का उपयोग। मैंने आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल में मानव ने पशु पालना शुरू किया था, लेकिन नव पाषाण काल आते आते मानव ने पशुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये उपलब्धि इसकी है। चौथी उपलब्धि क्या इसकी है? ध्यान रखिएगा, चौथी इसकी उपलब्धि क्या है? चौथी इसकी उपलब्धि है पालिशदार औजारों का प्रयोग करना। पालिशदार औजारों का प्रयोग करना, ये ठीक है। और अगली उपलब्धि से क्या है, आइए ध्यान दें। पांचवी इसकी उपलब्धि क्या है? पांचवी इसकी उपलब्धि है चाक का आविष्कार। किसका? चाक का आविष्कार, ठीक है। ये इसकी पांचवी उपलब्धि है। यानी मानव ने मध्य पाषाण काल में, यानी आप शुरुआत से देख लीजिए, पूरा पाषाण काल के औजार का प्रयोग करता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में आया तो वो छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करने लगा। लेकिन जब नव पाषाण काल में आया तो वो कैसे औजार? वो पालिशदार औजारों का प्रयोग करने लगा। और आगे देखते क्या है, चाक का आविष्कार की बात करते हैं तो पहली बार मानव ने चाक की खोज कब से की है? तो हम यही कहेंगे, पहली बार मानव ने चाक की जो खोज की है वो खोज नव पाषाण काल की है। तो इस तरह से मानव की ये उपलब्धियां थी। एक और उपलब्धि गिना दें हम, एक उपलब्धि और गिना सकते हैं, और वो उपलब्धि का नाम क्या है? नंबर 6 पे कर सकते हैं, चित्रकारी का प्रयोग। चित्रकारी का प्रयोग किस काल में है? तो ये आप कहेंगे नवपाषाण। ये 6 उपलब्धियां मैंने लिखी हैं। एक मैंने लिखी है क्या? स्थिर ग्राम जीवन का विकास। एक मैंने लिखा है खेती की शुरुआत। एक मैंने लिखा पशुओं का उपयोग। फिर पालिशदार औजारों का प्रयोग, और फिर चाक का आविष्कार, और पहली बार यानी चित्रकारी का प्रयोग करना शुरू किया। स्टार्टिंग तो कर दी थी, लेकिन प्रयोग नहीं करते थे। तो प्रयोग की शुरुआत इन्होंने कब से की है? तो ये एक नव पाषाण काल की ये मुख्य 6 उपलब्धियां मैंने बनाई है। अब इन्हीं 6 विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इन्हीं 6 बातों पर हम चर्चा करेंगे, क्या कैसे उनका विकास हुआ, किस तरह, सारी बात देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा है? बस्ती लिखा है ना। तो आइए देखते हैं। नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में बस्ती बनी। सबसे पहली बार बस्ती कब से बनी है? तो कहेंगे नव पाषाण काल में। और सबसे पहली बस्ती का नाम क्या है? सबसे पहली बस्ती का नाम है मेहरगढ़। ये सबसे, हिंदुस्तान की सबसे पहली बस्ती, क्या कहेंगे? ये क्या है? पहली बस्ती है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे, भारत की सबसे पहली बस्ती का नाम क्या है, तो उसको कहेंगे मेहरगढ़। और कहाँ है? इसकी खास बात क्या है? तो सबसे पहली बस्ती मेहरगढ़ है, और ये बस्ती जो है वो पाकिस्तान के, ये कहाँ है? तो कहेंगे पाकिस्तान के, ठीक है, बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बलूचिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है ये बस्ती। तो सबसे पहली बस्ती नव पाषाण काल की कौन सी है? वो है आपकी मेहरगढ़। समझ रहे? सबसे पहली बस्ती, और इसी बस्ती पहली बस्ती है। तो इसी बस्ती में मानव ने कृषि की शुरुआत की। तो लिखेंगे आप इस तरह से कि मानव ने खेती की शुरुआत कब से की है? तो कहेंगे कब से की है? तो कहेंगे नव पाषाण काल से, ठीक है। नव पाषाण कहाँ की है? तो कहेंगे मेहरगढ़ में किया है। मानव ने सबसे पहली बार, अभी सर्वप्रथम शब्द नहीं बोला मैंने। अगर 2 तरह क्वेश्चन बनेंगे भी मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा।
क्वेश्चन आता है मानव ने खेती की शुरुआत कब से की है, तो आपको आंसर लिखना है नवपाषाण काल में। कहाँ की है, तो कहेंगे मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ में यानी मानव ने पहली बार खेती की शुरुआत की है, जो मैंने लिखा है ना। मानव ने खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में की है, ऐसा लिखा है आपको। तो अब मेहरगढ़ में खेती की शुरुआत की, तो इसीलिए मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी, ध्यान रखना, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। और क्या हुआ मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में मानव ने पहली बार पालतू जानवर पालना शुरू किया। अभी तक जो जानवर पालते थे वो खाने के लिए पालते थे, वो भोजन के लिए पालते थे, लेकिन पहली बार पालतू जानवर नवपाषाण काल में। ठीक है, तो क्या कहेंगे, पहली बार पालतू पशु पाला गया। पहली बार पालतू पशु कब पाला गया, कहाँ पाला गया, तो कहेंगे मेहरगढ़ में पाला गया। और वो काल कौन सा, तो कहेंगे नवपाषाण काल में पाला गया है ना। और कौन कौन से पशु थे पालतू, ये भी जान लें। पालतू पशु सबसे पहला है कुत्ता, सबसे पहला पालतू पशु क्या है, कुत्ता पाला गया है। और दूसरा क्या है, तो कहेंगे भैंसा। ठीक है, दूसरा क्या कहेंगे, भैंस या भैंसा। तो पहला आपका है कुत्ता और दूसरा क्या है, भैंसा। इससे पहले भेड़ थी, बकरी थी, क्या कहते हैं, भेड़ थी, बकरी थी, सुअर था, ये सारे थे। लेकिन ये क्या थे, ये भोजन के लिए थे, पालतू नहीं थे। तो पालतू की शुरुआत कब से होती है, नवपाषाण काल में। तो ध्यान रखिएगा, ये पालतू पशु है कुत्ता और भैंसा। ठीक, और जान ले। अब अगर क्वेश्चन आता, दो तरह क्वेश्चन बनेगा कि मानव ने खेती की शुरुआत कब से की। मैं दोनों बातें क्लियर कर देता हूँ। अगर आता है मानव ने खेती की शुरुआत कब से की है, आपको आंसर लिखना है नवपाषाण काल। क्या लिखना है, आपको आंसर लिखना है नवपाषाण, ये लिखना है आपको। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछता है कि मानव ने खेती की शुरुआत कब से की है, तो आपको यही आंसर लगाना है नवपाषाण काल में, यही आंसर लगाना आपको है। अगर आता है कि मानव ने खेती की शुरुआत कब से की है, तो आपको यही बताना है नवपाषाण काल में। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे कि मानव ने सर्वप्रथम खेती की शुरुआत कब से की थी, ये अगर क्वेश्चन आता है ऐसे, अगर क्वेश्चन मैंने क्या कहा, लिखा है सर्वप्रथम, यानी वो इंगित कर रहा है कि आपको आंसर कुछ और देना है। अभी हाल ही में कुछ साल पहले खुदाई में इसका आंसर बदल गया है। पहले नवपाषाण सर्वप्रथम चल रहा, नॉर्मली खेती की व्यापक रूप से नवपाषाण है, लेकिन खेती की शुरुआत मध्यपाषाण काल में हो गई थी। तो किस काल से लिखेंगे, मध्यपाषाण। अगर सर्वप्रथम शब्द कहता है तो आपको आंसर लिखना है मध्यपाषाण काल। तो आपको कहना ही चाहिए
क्लास में बात करते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मध्य पाषाण काल, अगर क्वेश्चन ही आता है कि मानव सर्वप्रथम खेती शुरुआत कब की है, तो सर्वप्रथम शब्द अगर आ जाता है तो ध्यान रखिएगा, आपको आंसर लगाना है मध्य पाषाण काल लगाना है आपको। तो आप अब ये कि वो स्थान कौन सा जहां सबसे पहले खेती हुई है, तो सबसे पहले जो स्थल मिला है नवपाषाण काल का, वो है आपका, ध्यान दीजिएगा, लहुरा देव। लहुरा देव ये कहाँ है? ये आपका संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में ये स्थल है लहुरा देव। ये सबसे पहला स्थल है जहाँ खेती के प्रमाण मिले। और खेती मिला क्या है? यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले, ध्यान रखिएगा। लहुरा देव में संत कबीर नगर में स्थल है। लहुरा देव से सबसे पहली बार चावल के साक्ष्य मिले हैं। और वो समय क्या था जो चावल के मिला है यहाँ से? वो है 900 से लेकर 9000 से लेकर के 8000 ईसा पूर्व। और 9000 8000 ईसा पूर्व किस में आता है? वो मध्य पाषाण काल में आता है। अब दो तरह क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहली बार खेती की शुरुआत कहेंगे नवपाषाण, लेकिन सर्वप्रथम कब हुई, तो इसका मतलब इंगित कर रहा है, आपको बताना है, वो आपको लगाना है सर्वप्रथम में नवपाषाण। इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो स्थल कौन सा है? सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला है तो कहेंगे लहुरा देव से मिला है। नवपाषाण काल में भी चावल मिला है, लेकिन वो स्थल ये नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। दूसरी बस्ती, अब नंबर देखते हैं। दूसरी बस्ती, ठीक है, दूसरी बस्ती, दूसरी बस्ती, दूसरी बस्ती कौन सी है? नवपाषाण काल की। तो दूसरी बस्ती का नाम है बुर्ज होम। क्या नाम इसका है? बुर्ज होम। ये दूसरी बस्ती है। पहली मेहरगढ़ है, दूसरी बुर्ज होम है। और इसकी खोज किसने की है? ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर में बस्ती है ये। और इस बस्ती की खोज किसने की है? तो इसकी खोज 1935 में दो लोगों ने किया है। 1935 में पीटी पीटरसन, पीटरसन और एच डी टेरा, इन दोनों ने इनकी खोज की है। 1935 में पीटी पीटरसन और एच डी टेरा ने इसकी खोज की है। और बस्ती का नाम क्या है? बुर्जहोम है। और बुर्जहोम का अर्थ होता है गड्ढों में निवास करना। यहाँ के लोग क्या करते थे? कुआं बनाते थे, कुएं में गड्ढा बनाते थे, गड्ढों के अंदर रहते थे। तो बुर्जहोम के लोग जो है वो गड्ढों में निवास करते थे। ध्यान रखिएगा इसमें, तो आप याद रखिएगा बुर्जहोम के लोग, बुर्जहोम के लोग गड्ढों में, ठीक है, गड्ढों में निवास करते थे। ठीक है, गड्ढों में निवास करते थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो इस समय के जो लोग थे वो गड्ढों में निवास करते थे। तो क्लियर हो गया मेरी बात? इस बस्ती में और क्या हुआ है, आइए ध्यान दें। बुर्जहोम में चित्रित धूसर मृदभांड, बुर्जहोम में चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। ठीक है, यानी एक ऐसा मृदभांड
जिस पर चित्र बना होता था ऐसे, और वो कैसा होता था, वो ग्रे कलर का होता था, उसको बोलते ग्रे होता धूसर, तो ग्रे कलर का होता था। ग्रे कैसे बनता है, वो सफेद और काला मिलकर बनता है। ग्रे कलर वाले में यानी चित्ते धूसर मृदभान का प्रयोग करते थे, और इस पर यानी इस मृदभान पर महिष देवता का चित्र बना होता था। समझ आ रही बात? इस पर किसका चित्र बना होता था, महिष देवता का चित्र बना होता था। इस पर महिष वाणी क्या होता, भैंसा, और भैंसा किसका वाहन होता, जल्दी से मुझे बताइए, भैंसा किसका वाहन होता है? हाँ बोलो सर, यमराज का। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मे भी हम ये कह सकते हैं, ये तो कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है कि वो यमराज है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि वो यमराज का चित्र होगा। अब मान लीजिए, सपोज कर लिया कि क्वेश्चन पूछ लिया कि बुर्जहोम में जो चित्ती धूसर मृदभान का प्रयोग करते थे, इनमें किस देवता का चित्र है? उसमें विष्णु का चित्र है, उसमें शिव का चित्र है, उसमें यमराज का चित्र है, या इनमें से कोई नहीं, या ऐसे कुछ और चार दे दें? तो आपको याद रखना है, ऐसे में आपको यमराज लगाना है। क्यों? क्योंकि महिष देवता जो होते हैं, यानी किसका वाहन होता है, महिष, यमराज का होता है। तो मैं भी यमराज हो सकता है, लिखा नहीं किताब में, मैं ये नहीं कहूंगा कि किताब में ऐसा लिखा हुआ है, ये एक कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा कोई विकल्प आता है, नहीं तो सीधे सीधा आंसर आप महिष देवता का चित्र लगाइएगा। ठीक, आगे देखते हैं और बुर्जहोम में क्या हुआ है। बुर्जहोम में और क्या हुआ है, बुर्जहोम में ध्यान देना, स्वामी के साथ, स्वामी मतलब मालिक, स्वामी के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा, यानी स्वामी के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिलता है? पहली बार तो कहेंगे हमको बुर्जहोम से मिलता है, जो जम्मू कश्मीर की बस्ती है वहां से मिलता है। क्या आप लोगों में से कोई जानता है कि आगे चल करके भविष्य में कोई ऐसी, यानी हमने पढ़ा नहीं तो उसको भविष्य कहेंगे भी हम, तो ऐसी कोई स्थान है जहां से, वहां से भी हमें स्वामी के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? क्या ऐसी कोई जगह जानते हैं आप? गणेश, कामनी, प्रवीण, शाइस्ता या मंजू, ऐसे में अगर आप कोई जानते हैं तो मुझे बताएं। स्वामी के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य इसके अतिरिक्त कहां से मिला है? बताएं जल्दी से, यस या नो करें। नो लिख दे, मैं कंफर्म कर लूं। यस या नो कर दे तो मैं कंफर्म कर लूं। हाँ भाई, किसी को नहीं मालूम है? नो, शाइस्ता, गणेश, नो, ठीक, मैं बता देता हूँ। भविष्य मतलब अभी पढ़ाया नहीं तो भविष्य कहेंगे। इसके बाद जो काल आता है वो सिंधु सभ्यता आता है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता में एक ऐसा स्थल है जहां स्वामी के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन वहां जब पढ़ाएंगे फिर रिपीट करेंगे। वो स्थल है रोपड़, ठीक है। कौन सा स्थल है? वो स्थल है, यानी यही बात जो है इसमें है, वो स्थल सिंधु का सभ्यता का स्थल है, वो है रोपड़, पंजाब में है। यहां से हमें स्वामी के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। ध्यान रखिएगा, स्वामी के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ आ रहा? रोपड़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, तीसरी बस्ती की बात करते हैं। तीसरी बस्ती, तीसरी बस्ती का नाम है बुफ कराल। बुफ कराल, ये तीसरी बस्ती है। जो तीसरी बस्ती है उस बस्ती का नाम है बुफ कराल, ठीक है, याद रखिएगा। अब बुफ कराल की अगर हम बात करते हैं तो
इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कुम्हार की गुफा। इसका अर्थ कुम्हार की गुफा कहते हैं। इस बस्ती की खोज, ये भी बस्ती, इस बस्ती की खोज इस बस्ती की खोज जो है किसने की है? तो 1981 में A.K. शर्मा के द्वारा, 1981 में A.K. शर्मा के द्वारा की गई है। ये A.K. शर्मा ने इसकी खोज की है, ध्यान रखिएगा। 1981 में A.K. शर्मा के द्वारा खोज की गई है। समझ में आ रही बात? तो ये तीसरी बस्ती। और यहां से क्या मिला हमको? यहां से मिला है, यहां से मिला है, क्या मिला यहां से? यहाँ सिलबट्टा मिला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या क्या मिला हमको? यहाँ से हमें सिलबट्टा मिला है और हड्डी की बनी सुई, सिलबट्टा, सिलबट्टा मिला है। और क्या मिला है? हड्डी की बनी सुई। हड्डी की बनी सुई, ये यहां से मिला है। तो ये तीन बस्तियां हमने नौपाषाण काल की बताई है। एक मेहरगढ़ है, एक बस्ती। दूसरी मैंने आपको बताई है बुर्जहोम। और तीसरी जो बस्ती बताई है उस बस्ती का नाम है गुफकरा। ये तीन बस्तियां हैं, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं अगली बस्ती कह रहे हैं। विंध्य क्षेत्र की कई बस्तियां हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विंध्य क्षेत्र के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। विंध्य, विंध्य क्षेत्र के प्रमुख स्थल कौन कौन से विंध्य क्षेत्र के प्रमुख स्थल हैं? नंबर 1 कोलडीवा, नंबर 2 कोलडीवा, नंबर 2 क्या रहा? नंबर 2 है पंचो, नंबर 3 है, नंबर 3 में आता है स्थल, वो स्थल का नाम है महोगरा। और 4 में आता है लिखुनिया। ये मुख्य विंध्य क्षेत्र के प्रमुख स्थल हैं नौपाषाण काल के। यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली है, आइए एक एक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलडीवा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, कोलडीवा की बात करते हैं। कोलडीवा में ये नौपाषाण काल के नौपाषाण काल के इस स्थल से चावल के प्रमाण मिले हैं। चावल के प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता चावल के प्रमाण नौपाषाण काल में कहां से मिले हैं, तो याद रखिएगा उस स्थल का नाम है कोलडीवा, ठीक है। चावल के यानी धान की खेती के, ठीक है। यानी यहां से चावल कह लें, धान की भूसी, धान की भूसी, भूसी, और पुआल,
पुआल, पुआल के साथ, पुआल मतलब होता है पैरा, जिसको लोग पैरा कहते हैं, पुआल कहते हैं, पैरा कहते हैं ना, उसको पुआल कहते हैं, कुछ लोग पैरा को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें कोल्डीवा से नवपाषाण काल के इस स्थल से चावल के प्रमाण मिले, जिसमें धान की भूसी और पयाल भी मिला है, पुआल से कहते हैं। तो ये हमें, अगर वैसे सबसे पहले चावल कहाँ से मिलते हैं, तो मैंने बताया लहुरा देव से, मैं अभी बता चुका हूँ आपको। लेकिन अगर नवपाषाण काल का पूछेगा तो आपको बताना है कोल्डीवा से। ठीक है, तो कोल्डीवा है कहाँ? ये स्थल जो है आपका कोल्डीवा जो है वो आपका इलाहाबाद में है। ठीक है, कोल्डीवा कहाँ है? तो कहेंगे ये स्थल जो है ये आपका कहाँ है, तो कहेंगे इलाहाबाद में है। ठीक है, ये स्थल इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, ये लिखेंगे आप, ये कहाँ है, तो कहेंगे इलाहाबाद में स्थित है ये। ठीक, तो ये कोल्डीवा हो गया। चलिए, ये आपका समाप्त हो गया। अब दूसरा कौन सा बस्ता है? दूसरा है आपका, ये आपका समाप्त हो गया। अब बात करते हैं पंचों की, बात करते हैं पंचों से क्या क्या मिला है और क्या है यहाँ से इसकी मुख्य बात है। तो पंचों की जब बात करते हैं तो पंचों से हमें नवपाषाण कालीन की चीजें मिली है। ये नवपाषाण काल का स्थल है। यहाँ से नवपाषाण काल की झोपड़ी और औजार मिले हैं। ठीक है, तो औजार कौन कौन से मिले हैं यहाँ लिख दीजिएगा। औजार जैसे बसुली, छेनी। ठीक है, बसुली है, छेनी है, क्लियर है? तो याद रखिए, बसुली और छेनी दो चीजें मिली यहाँ से। तो ये यहाँ से गोल झोपड़ियां मिली है। झोपड़ी देखी मैंने कैसी झोपड़ी, गोल, यहाँ गोल झोपड़ी, औजार और बसुली, यानी बसुली, औजार में बसुली और छेनी जैसे मिले हैं। तो ये कहाँ है? तो ये भी आपका इलाहाबाद में है। ये कहाँ है? तो कहेंगे इलाहाबाद में है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। ठीक है, महोगरा, इसकी बात करते हैं, महोगरा की बात करते हैं। ये नवपाषाण कालीन स्थल है जो इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थल है, और स्थल कहाँ स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है। और यहाँ से वृत्ताकार, कैसी है? वृत्ताकार झोपड़ी मिली है। यहाँ से वृत्ताकार झोपड़ी मिली है। अब अगला बात करते हैं लुखनिया। ये मिर्जापुर में है। वैसे तो यहाँ से चित्रकला में तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन बात हम केवल अभी चित्रकला में नहीं आ रहे हैं, अभी केवल हम मानव के जीवन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लुखनिया में, कहा मिर्जापुर में, और यहाँ से 27 शवाधान यानी कब्रें मिली हैं। तो 27 कब्रों वाला कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो वो हमें लुखनिया से मिला, नवपाषाण काल में। वैसे सबसे ज्यादा किस काल में कहाँ से कब्रें मिली? जल्दी बता मुझे कमेंट करके।
सबसे ज्यादा कब्रें कहाँ से मिली और किस काल की मिली है? जल्दी से मुझे बताएं। दमदमा, शाइस्ता, वेरी गुड। 41। दमदमा, मध्य पाषाण काल के दमदमा नामक स्थान से, और किसने कहा? हाँ बिल्कुल सही है मंजू। दमदमा से हमें कितने मिलती हैं? 41 कब्रें मिली हैं। और दमदमा जो है कहाँ है? तो कहेंगे प्रतापगढ़ में स्थित है ना? तो यहाँ से हमें मिली है वो मध्य पाषाण। लेकिन नव पाषाण काल आएगा तो क्या कहेंगे? यहाँ से 27 कब्रें मिली हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका विंध्य क्षेत्र के प्रमुख स्थल। अब मैं बात करता हूं मध्य गंगा घाटी कौन से हैं? मध्य मध्य गंगा घाटी के प्रमुख स्थल कौन कौन से मध्य गंगा घाटी के प्रमुख स्थल हैं? नंबर 1 चिरांद, नंबर 2 बरूडी, नंबर 3 कुचाई। क्या कहेंगे? कुचाई। ये 3 प्रमुख स्थल ध्यान रखेगा। कौन कौन से हैं? चिरांद और बरूडी और कुचाई, ये मध्य गंगा घाटी के स्थल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं मध्य गंगा घाटी के कौन कौन से स्थल हैं। पहला है चिरांद। चिरांद की अगर हम बात करते हैं, इसकी ये नौपाषाण कालीन स्थल है जो बिहार के छपरा जिले में स्थित है। ये कहाँ है? कहेंगे बिहार के छपरा जिले में स्थित है। जो नौपाषाण कालीन है, और यहाँ से हमको मिलता क्या क्या है? यहाँ से हमें पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, ठीक है, सिल बट्टा, और क्या मिला है? सिल बट्टा, पालिशदार कुल्हाड़ी, हड्डी से बनी सुई, हड्डी की बनी सुई, चूड़ी, हड्डी की बनी सुई, चूड़ी, समझ रहे? चूड़ी, और पत्थर की छेनी, ये इतनी चीजें मिली हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, फैक्ट है, मैं थोड़ा से क्लियर करके लिख दे रहा हूँ कि ये फैक्ट मिले हैं। तो क्या क्या मिला है? यहाँ से नौपाषाण कालीन स्थल जो बिहार के छपरा जिले में, यहाँ से पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टा, हड्डी की बनी सुई, चूड़ी और छेनी, छेनी पत्थर की है, ये यहाँ से हमें इतनी चीजें मिली। तो कौन सा स्थल है? चिरांद, मध्य गंगा घाटी का चिरांद। चलिए दूसरा देखते स्थल कौन सा है? दूसरा है आपका बरूडी, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं बरूडी की, बात करते हैं। ये नौपाषाण कालीन है, लेकिन ये बिहार के सिंह भूमि, सिंह भूमि, सिंह भूमि जिले में स्थित है। यहाँ से मिला है, क्या क्या मिला यहाँ से? ध्यान रखिएगा, यहाँ से सिंहभूमि जिले में स्थित है
यहाँ से सिलेटी तक काले रंग के मृदभांड मिले हैं। ठीक है, यहाँ से सिलेटी तथा काले रंग के मृदभांड मिले हैं। ये यहाँ से सिलेटी तथा काले रंग के मृदभांड मिले। इस बात को ध्यान रखेगा। चलो कहाँ से, तो कहेंगे बरूडी से। लास्ट इसका आता है कुचाई। तो आइए बात करते हैं कुचाई से क्या क्या मिला। यहाँ से कुचाई कहाँ है, ये जो कुचाई स्थल है ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। यहाँ से क्या मिला है, एक ही चीज मिली है। यहाँ से पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, यहाँ सिलेटी तक काले रंग के मृदभांड, और यहाँ से क्या मिली, पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। तो ये मैंने आपको बताया मध्यगंगा घाटी के प्रमुख स्थल। ये तीन हैं मध्यगंगा घाटी के। एक मैंने बताया आपको चिरांग, दूसरा बरूडी और तीसरा कुचाई। ये यहाँ से चीजें मिली हैं। चलिए अगले देखते हैं, दक्षिण भारत के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं नौपाषाण काल के। दक्षिण भारत के नौपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से स्थल हैं, ध्यान दीजिए। इसमें कौन कौन से दक्षिण भारत के स्थल हैं, तो इसमें कर्नाटक के पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, कर्नाटक के कौन कौन से हैं। कर्नाटक में ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन कोंडा। कौन सा है, नागार्जुन कोंडा। और कौन सा है, उतनूर। और कौन सा है, एक और है नागार्जुन कोंडा का एक और स्थल है, और वो है आपका सिंगनपल्ली। ये है। अब बात करते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु के कौन कौन से स्थल हैं, ठीक है। नंबर 1, तो तमिलनाडु में कौन कौन से, कुराई कनाल, ठीक है, एक ये स्थल है। और कौन से स्थल है, कुराई कनाल है। इसके अलावा पेय्यम आधाया पुराया, पेय्यमपल्ली ये है। ठीक है, ये कहाँ है, ये मैंने बताया। इसी तरीके से ये दक्षिण भारत के स्थल हैं जहां से नवपाषाण काल के कुछ न कुछ साक्ष्य मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं भी लिखेंगे कोई मतलब नहीं, याद करने को जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। लेकिन जो मैं इससे पहले जो बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से मध्यगंगा घाटी के, कौन से विंध्य क्षेत्र के, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक अब आइए आगे बात करते हैं। नवपाषाण काल में ध्यान देना, नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ। पालिशदार तो मैं बता ही नहीं हूं कि जगह जगह पालिशदार थे। चाक का आविष्कार हुआ, यानी खोज हुई। कहां से हुई, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के नर्मदा नदी किनारे
चाक कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा नदी के किनारे चाक मिली है। तो क्या क्या मिला है? एक तो मिला है इसमें नर्मदा नदी के पास एक तो चाक मिला है, और दूसरा क्या मिला है? दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा। तीसरा क्या मिला है? दरियाई घोड़ा मिला है, ये मिला है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख मिला है वो क्या मिला है? तो ध्यान रखिएगा, दरियाई घोड़ा मिला है, ये मिला। इसके अलावा यहाँ से हिरोंजी पत्थर, हिरोंजी पत्थर ये मिला है। और हिरोंजी पत्थर से कौन सा रंग बनता है? गेरुआ रंग बनता है। गेरुआ रंग बनता है। क्लियर हो गया? इससे कौन सा रंग बनता है? ध्यान रखिएगा, गेरुआ रंग बनता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, गेरुआ रंग बनता है। तो मानव ने चाक का आविष्कार किया। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि मानव ने पहली बार चित्रकारी की शुरुआत इसी काल में की थी। वो मैंने बताया कि मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी की शुरुआत कब से की है? तो कहेंगे उच्च पूरा पाषाण काल से। लेकिन मानव ने चित्रकारी का जो प्रयोग किया है कब से किया है? तो कहेंगे नव पाषाण काल से मानव चित्रकारी प्रयोग किया है। तो आइए बात करते हैं नव पाषाण काल का मानव कहाँ तक फैल गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नौ पाषाण काल का मानव सारे भारत में, यानी संपूर्ण भारत में फैल गया था। क्लियर है? सारे भारत में। और इसका केंद्र था, क्या था? केंद्र था इसका बेलारी। ध्यान रखिएगा, सारे भारत फैल गया, इसका केंद्र क्या था? बेलारी था। नव पाषाण काल में मानव का जो केंद्र क्या था? तो वो था बेलारी था। ये बात को ध्यान रखिएगा, समझा ना? तो ये मैंने आज आपको नव पाषाण काल के बारे में सारी बातें आपको, यानी पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया। ठीक है, अब जो अगली जो शुरुआत होगी, अगला जो वीडियो होगा या कल या परसों जो भी होगा, तो उसमें हम पढ़ाएंगे आपको प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की शुरुआत होगी। एक चीज और जान लें, मैं बता देता हूँ वो क्या है। वो है राख का टीला या भस्म। फटाफट देख लें, क्या है? राख का टीला, या क्या बोलते हैं इसको? या बोलते हैं भस्म, या भस्म। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं, अशमाउंड। अशमाउंड, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अशमाउंड। क्या है ये? थोड़ा समझने इसके पहले थोड़ा सा फिर आपको बताते हैं। अभी आप लोगों के गांव में, हम लोगों के गांव में क्या होता है कि जानवरों को पालने का एक स्थान अलग होता है। घर के बाहर कहीं एक बाड़ा बना दिया जाता है, डंडों के द्वारा एक स्थान बना देता है, वहीं जानवर पलते हैं और वहीं जानवर को जो है गोबर आदि इकट्ठा रहता है। तो ये शुरुआत कब से हुई है? ये शुरुआत जो हुई है नव पाषाण काल से। ध्यान रखिएगा, भस्म या राख का टीला। तो क्या था कि प्रागैतिहासिक काल के जो लोग थे, यानी मानव थे, वो पशुओं को, यानी नव पाषाण काल की बात कर रहे हैं, पशुओं को एक बाहर स्थान पर एक लकड़ी का बाड़ा बना करके उसमें पशुओं को पालते थे। और उसका जो जितना भी जो मलमूत्र निकलता है वो एक ही स्थान पे इकट्ठा करते जाते हैं। जब साल भर का इकट्ठा हो जाता है तो पशुओं को बाहर निकाल करके जो डंडे लगे होते हैं उस डंडों सहित उसको जला दिया जाता है। तो क्या होता है, गोबर इकट्ठा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे बड़ा से राख का टीला बन जाता है। मतलब जल तो गया लेकिन वो पूरा टीला टाइप बन गया, तो उसे कहते हैं भस्म या राख का टीला या अश्माउंड। इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं अभी मैं आपको